किसी स्त्री को चरित्रहीन कह देना शायद समाज के लिए बहुत आसान है, लेकिन उसके चरित्र पर फैसला सुनाने से पहले उसकी कहानी सुनना कौन चाहता है। शशि भी इसी फैसले का शिकार हुई। उसके जीवन, उसके संबंधों और उसके निर्णयों को समाज ने अपनी बनाई हुई नैतिकता की कसौटी पर परखा और उसे चरित्रहीन ठहरा दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या शशि सच में चरित्रहीन थी या सिर्फ वह इसलिए दोषी थी क्योंकि उसने वही जीवन जीने की कोशिश की जिसे समाज एक स्त्री के लिए स्वीकार नहीं करना चाहता था। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे शशि की कहानी को और शशि की कहानी के माध्यम से एक स्त्री के संघर्ष और समाज की दोहरी नैतिकता को समझने का प्रयास करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं अज्ञेय का बहुप्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 2, जिसका नाम है संघर्ष। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। चतुर्थ खंड, धागे, रस्सियां, गुंझर। बदली और शीत, किंतु दिन के प्राण सुंदर हैं, सुंदर और स्निग्ध, सद्य स्नात। वह संगीतकार होता तो आज के दिन की आत्मा को स्वरों की तूलिका से आंक लेता। चित्रकार होता तो उसका चित्र खींचता। मूर्तिकार होता तो स्फटिक शिला में उसके प्राण को बांधकर ऊपर कर देता। अमर नहीं, अमर तो वह स्वयं है। उसके आकार को मूर्त की परिधि में ले आता, क्योंकि आनंद का भी आकार अवश्य होता है जो बोध की उंगलियों से छुआ जा सकता है। अगर वह आकार मूर्त नहीं है तो यह केवल शिल्पकार को रूप सज्जा की स्वच्छंदता देता है। आकृति और उत्कंठा दासियां बनकर उस रूप को संवारती हैं। शेखर लिखेगा, हो सका तो कविता लिखेगा, किंतु कुछ भी लिखेगा अवश्य, क्योंकि जैसा धुला हुआ मन उसका आज है वैसा उसे याद नहीं इससे पहले कब था। और जिस जीवन लहर का शिखर इतने युगों बाद पाया है उसकी दूसरी उठान कब होगी कौन जाने। क्या ऐसा कुछ नहीं है जो लिखने से परे है, जो बहुत विशाल है, जो बहुत गहरा है, जो घिरता नहीं है क्योंकि वह स्वयं घेरने वाला है? अवश्य है, किंतु उसे पकड़ने की स्पर्धा कौन कर रहा है? सप्तपर्णी की छां ऊपर है, सब ओर है, किंतु उसकी सांस का मरमर तो मैं पी सकता हूँ और उसमें विलीयमान होकर उसके सुर में गुनगुना भी सकता हूँ। कृतित्व सबसे पहले कृतज्ञता है। शेखर लिखने लगा। 9, 10, 11, 11:30। जेल में शेखरों ने पैरों की चाप से व्यक्ति की मनोदशा भांपना सीख लिया था, इसलिए सीढ़ियों पर पैरों की चाप सुनकर वह चौंका। जीवन के दलदल और शैवाल के जाल में से अपने को आगे घसीटने की इतनी अनिच्छा, इतनी क्लांति। कौन है यह अभागा जो आज के पूरे दिन? शेखर ने एक बार अपने सामने पड़े हुए स्याही रंगे कागजों को देखा और फिर सीढ़ियों की ओर के किवाड़ को। एक शिथिल पैर देहरी पर लटकाए, एक हाथ और एक कोहनी चौकटे पर और कंधा हाथ पर टेके, बेरंग चेहरे में धुआंले कांच सी जड़ित आंखें शून्य पर टिकाए सामने शशि खड़ी थी। उसने हड़बड़ाकर उठते हुए कहा, अरे कैसे आ गई? और शशि के मुंह को देखकर सहारा देने को लपका, आ गई, बस अब वहां लौटना नहीं होगा। नहीं, मुझे मत छुओ, मैं अभी चली जाऊंगी। क्या कहती हो शशि? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। क्यों? क्यों? एकाएक स्तब्ध होकर, भीतर आओ। शशि बैठकर बात कहो। नहीं, शेखर मैं पति द्वारा परित्यक्ता हूं, कलंकिनी हूं, मुझे कहीं स्थान नहीं है, मुझे भीतर मत बुलाओ। शशि को वहीं देहरी पर बैठने के लिए झुकती देख शेखर ने मर्माहत स्वर में कहना आरंभ किया, शशि। फिर एकाएक उसने जाना वह बैठना स्वेच्छामूलक नहीं है। शशि इसलिए बैठ रही है कि वह खड़ी नहीं रह सकती। उसने छोड़कर भुजा पकड़कर शशि को संभाला और भीतर की ओर लेवाने लगा। हाँ, मैं कहती हूँ, सोच लो शेखर, अभी समय है। कोई कारण नहीं है कि तुम मुझे भीतर बुलाओ या आने दो। मैं रुकने नहीं आई। किसी को संकट में डालना मुझसे नहीं होगा, और तुम्हें तो कभी नहीं। उसका स्वर टूट गया। आयास पूर्वक उसने कहा, तुमने आगे ही जो दिया है। शेखर ने दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए उसे चारपाई तक पहुंचाया, बलात् बिठा दिया और फिर हल्के दबाव से लिटाने का यत्न करने लगा।
दबी हुई कराह के साथ शशि ने कहा, नहीं, बैठी रहने दो। शेखर ने तनिक अलग हटकर कहा, क्यों निकाल दिया है शशि? और फिर तत्काल ही, अगर कहने में कष्ट होगा तो रहने दो। कहूंगी, अभी मुझे जाना जो है। उन्होंने कहा है मैं भ्रष्टा हूं, पापाचारिणी हूं। थोड़ी देर की स्तब्धता के बाद, क्यों? मैं रात भर बाहर रही थी। क्या तुमने उनसे नहीं कहा कि तुम यहां आई थी, मेरे पास थी? शशि देख तो कहीं कुछ नहीं रही थी, फिर भी उसने मुंह फेर लिया, बोली, नहीं। तुमने क्यों नहीं कहा? मैं अभी जाता हूं। तड़प कर, नहीं नहीं, तुम मत जाओ। क्यों? नहीं शेखर, नहीं। मैं, तुमने कहा नहीं। शशि ने किसी तरह मुंह से निकाला, वे जानते थे। तब जैसे बाढ़ से नदी के कगारे धीरे धीरे टूट कर गिरने लगते हैं, वैसे ही शशि का धैर्य टूट रहा था। क्रमशः तीखे होते हुए स्वर से उसने कहा, मुझसे मत कहलाओ शेखर, मैं नहीं दोहरा सकती तुम्हारे आगे यह बात। मैं तुमसे कोई और हूं क्या शशि? तुम नहीं समझते शेखर, तुम नहीं समझते। वे कहते हैं तुम्हें पता नहीं। क्या कहते हैं वे? वे कहते हैं मैं रात यहां रही थी। यही तो कहते हैं। मैं भ्रष्टा हूं। नहीं नहीं शेखर। स्वर तीखा होकर एक हिचकी सी बन गया था। फिर एकाएक मौन छा गया और सर्राता हुआ बहता रहा। देर बाद शेखर ने कहा, मैं समझ गया शशि, बस। और कुछ रुककर फिर आवृत्ति की, मैं सब समझ गया। उसका स्वर इतना शांत और स्थिर हो गया कि शशि की बिखरी हुई दृष्टि एकाएक उस पर केंद्रित हो गई और उसने शंकित स्वर में पूछा, क्या करोगे शेखर? सोचते हुए स्वर में, नहीं वैसा अब नहीं करूंगा शशि, कुछ नहीं करूंगा। फिर? और तुम शशि? मैं क्या? तुम क्या करोगी? शशि एक खोखली निर्बल हंसी हंसी। मैं? गंभीर होकर बोली, शेखर तुम अभी भी कह दो, मैं चली जाऊंगी। मैं सचमुच चली जाऊंगी, कह दो ना। शेखर ने आहत झिड़की के स्वर में कहा, क्या कह दूं? तुम्हें क्या? तुम्हारे लिए ही वह आसान हो, यह नहीं है। मेरे लिए भी उसमें सुविधा होगी शेखर। शेखर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ, बोला, कहते हैं ऊंचाई में आकर्षण होता है, भयानक आकर्षण। फिर इस बात का प्रसंग स्पष्ट करने के लिए बोले, चौतल्ले की खिड़की से एक जन भी कूद सकता है, दो जन भी कूद सकते हैं। वह एक रास्ता है। कांपते हुए वर्जना के स्वर में, शेखर, नहीं, मैं नहीं कहता कि यह रास्ता ग्रहण ही किया जाए। एक दूसरा रास्ता भी अवश्य होगा। रास्ता? क्या रास्ता? शेखर ने झटके से चूमकर कहा, शशि वायदा करो कि तुम कुछ नहीं करोगी, कहीं नहीं जाओगी। मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ नहीं जाऊंगी? टालो मत शशि, कहो तुम नहीं जाओगी। कहो शशि, वचन दो। तुम यही कहते हो शेखर? संपूर्णतया यह कहते हो? शशि, इतना विश्वास करोगी मुझ पर? शशि ने धीरे धीरे कहा, कुछ ऐसे प्रश्नात्मक भाव से जैसे प्रयोग करके देख रही हो कि ये शब्द सुनने में कैसे लगते हैं। नहीं जाऊंगी। शायद ना जाना ही देना है, पाई दमड़ी चुकाना। फिर एक शिथिल भाव से, मानो बातचीत में अब किसी पक्ष को कुछ कहना सुनना नहीं है, उसने आंखें बंद कर लीं। शेखर कमरे में इधर उधर टहलने लगा। जो कुछ उसने सुना कहा था उसे पूरी तरह समझने और अपनाने का प्रयत्न करने लगा। पिछली रात से जो आत्मीयता का वृत्त स्थापित प्रकट हो गया था, उसके बारे में उसके मन में रत्ती भर भी संशय नहीं था। शशि असंदिग्ध और अपरिहार्य रूप से उसके इह का अंश थी और शशि के साथ खड़े होने का जो कर्तव्य उसने अपनाया था, उसकी करणीयता और प्रीतिपूर्वक गौरव मानकर करणीयता भी उतनी ही असंदिग्ध थी। किंतु क्या इस असंदिग्धता को देखना केवल एक समस्या की ही असंदिग्धता देखना नहीं है? क्या यह समस्या का निराकरण भी उसमें उतना ही असंदिग्ध है? उसे बोध हुआ कि दूसरा रास्ता भी होगा के आग्रह में दूसरा रास्ता है का आश्वासन नहीं है। वह आश्वासन। शशि उठकर खड़ी हो गई और लड़खड़ाती ही गति से द्वार की ओर बढ़ी। शेखर ने सहारे के लिए बढ़ते हुए कहा, कहाँ शशि? नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं जरा बाहर जाऊंगी। शेखर ने कुछ शंकित स्वर में कहा, शशि, तुम वायदा कर चुकी हो। शेखर, मैं अभी आई, तुम यहीं कमरे में ठहरो। फिर एक क्षीण और तत्काल वेदना में मिट जाने वाली मुस्कान के साथ, डरो मत। शेखर जड़वत कमरे के बीच में खड़ा रहा, किंतु उस जड़ता में चौकन्नापन था। उसने बाहर से पानी फेंके जाने का स्वर सुना और फिर एक हाँफी हुई कराह, फिर नल से बहती धार की आवाज, शेखर। शेखर लपक कर बाहर पहुंचा।
शशि नल के सहारे झुकी खड़ी हुई एक अंधा हाथ उसकी ओर बढ़ा रही थी। शेखर ने सहारा देकर उसे भीतर लाते हुए पूछा, क्या है शशि, क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यह अनावश्यक आग्रह क्यों? शेखर ने चिंतित स्वर से पूछा। डॉक्टर बुला लाऊं? कुछ नहीं है शेखर। किंतु चारपाई पर लेटती हुई शशि फिर एकाएक सिकुड़कर अध बैठी रह गई। फिर मुश्किल से एक करवट सिमटकर निश्चल हो गई। एक हाथ धीरे धीरे उठकर माथे तक गया और टिक गया। उंगलियां सरक कर केशों की ओर गईं और 3 नख बीर बहूटी से ओझल हो गए। एकाएक शेखर ने देखा कि यद्यपि शशि की आंखें खुली हैं, तथापि वह न कुछ देखती है न जानती है। यह भी नहीं कि शेखर वहां है या कि वह है भी। क्या एकता का बल मृत्यु का बल है? क्या एक दूसरे को पहचान लेने का यही पुरस्कार है कि दोनों के पास कहने को कुछ नहीं है, विनिमय के लिए कुछ नहीं है? एक ओर अनदेखती निस्पंद आंखें और दूसरी ओर विमूढ़ हतबोध पाषाण। एकाएक समूची परिस्थिति की इयत्ता, रामेश्वर के वार की, शशि की चोट की दारुणता शेखर की चेतना मुकुर पर हथौड़े की मार की तरह पड़ी। वह तिलमिला गया। एक तनाव उसके सारे शरीर में जाकर उसकी भवों में संचित हो गया और शशि पर टिकी हुई उसकी दृष्टि को क्षण भर के लिए धार दे गया। फिर उसने झुककर धीरे धीरे शशि के पैताने से कंबल छुड़ाकर उसे उड़ा दिया, पुरानी शॉल कंधे पर डाली और बाहर चल पड़ा। कहाँ जा रहे हो? शेखर चौंक पड़ा पर बिना रुके बोला, मैं आया शशि, तुम लेटी रहो। और इतनी जल्दी से उतर गया। कोई कार्यक्रम उसके मन में स्पष्ट नहीं था, केवल इतना स्पष्ट था कि वह रामेश्वर से साक्षात करने जा रहा है। रामेश्वर देहरी के ठीक सामने बैठा था। शेखर ने उसे क्षण भर पहले देखा, किंतु क्षण ही भर में रामेश्वर के चेहरे का बंद झिलमिल का सा भाव प्रतिकूलता से कटीला हो गया। घनी और पहले ही मिली हुई भवें सेहुण की झाड़ सी उलझ गईं। तुम्हारी इतनी मजाल, क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? रामेश्वर की गरज को उपेक्षा से एक ओर ठेलते हुए शेखर ने कहा, क्या करने आया हूं यह तो यहीं पर तय करूंगा, पर आपने यह क्या किया है? होश में हैं आप? बेहया पैरवी करने आया है। तेरे पास गई नालिश लेकर? निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी क्या लगती थी वो? रामेश्वर का चेहरा घृणा और प्रतिहिंसा से बेहद कुरूप हो गया। उसके नथुने और होठ फड़कने लगे। शेखर ने जान लिया कि उसका विद्वेष असंगति की उस सीमा पर पहुंच गया है कि अगर रुक रुक कर नहीं बोलेगा तो तुतलाने लगेगा। पर आखिर उसे इतने रोष का अधिकार क्या है? क्या वह प्रपीड़ित है? वह नृशंस अंधा आताताई? उसने कड़े होकर कहा, मैं जवाब देने नहीं मांगने आया हूं। रामेश्वर कई क्षणों तक गीले पलीते की तरह तू 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 करता रहा, मानो शेखर की स्पर्धा पर उसके चेहरे का तमतमाया हुआ विस्फार निर्वाक हो गया हो। शेखर ने इस अवसर से लाभ उठाते हुए एक तने हुए द्रुत एक स्वर से कहना शुरू किया, शशि मेरे पास थी, मैं देर से लौटा था। वह मुझे आत्मघात क्षण भर अटक कर तसल्ली देने ठहरी थी। फिर वर्षा, किंतु फिर अनुभव करके कि वह जवाब दे रहा है और वह भी कुछ असंगत, उसने होठ काट कर वह वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। आप कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। शशि आप तो उसके पैर छूने के लायक भी नहीं है। और आप? उसे विस्मय हुआ कि शशि के प्रति कोई अव्यक्त दायित्व उसे अब भी उस व्यक्ति को आप कहकर संबोधन करा रहा है। फटे हुए बांस पर आरी के दांतों का जैसा स्वर होता है, वैसे स्वर में रामेश्वर के पिछली तरफ दूसरे कमरे के किवाड़ से कोई सहसा बोला, तो जा चाट उसके तलवे, तुझसे चटवाकर उसका जी ठंडा होगा। शेखर ने चौंक कर देखा। रामेश्वर के पीछे एक स्त्री का चेहरा है, जिसकी असंख्य सामली झुर्रियों में से रामेश्वर की बासी प्रतिकृति झांकती है। वही झंकार सी भवे हैं, किंतु उनके बीच के विवरों में आंख की जगह फफूंद के गुल्म है। क्या रामेश्वर की माँ है? शेखर ने उसे पहले नहीं देखा था, न जानता था कि वह कब कैसे आई है। तसल्ली देने ठहरी थी इसे? रात भर तसल्ली पाकर ही इतना हौसला हो गया है। बदमाश, बदकार कहीं का। सांप की फुफकार की तरह शेखर की ओर थूक कर मानो उसे आवेश की नई निधि मिली और शेखर ने देखा कि उसके पार्श्व में एक बूढ़ा चेहरा और आ गया है, जिसकी खिचड़ी मूछें कांप रही हैं। अजी असली पाजी है, कम्युनिस्ट बना फिरता है, अभी साल की जेल काट कर आया है। भले घर में कोई कुसने नहीं दे,
कम्युनिस्ट तो औरतों को साझा माल मानते हैं, नास्तिक। इनका तो काम ही है लड़कियों को बरगलाना और सुधार के नाम पर रंडियां बनाना। टुच्चे तो होते हैं, पैसा पास नहीं होता, सस्ता तरीका यही है, पहले बहन फिर कॉमरेड फिर रंडी। किसी का घर बिगड़े इन्हें क्या, इन्हें तो रंडी मिलती है, भले घर की जवान और मुफ्त। मानो इस जाति के लोगों का अपराध वर्णातीत हो। इस भाव से भरकर अपने भीतर का सारा विष एक ही शब्द में उगलते हुए खिचड़ी मूंछों ने क्षण भर रुककर फिर कहा, कम्युनिस्ट। शेखर को लगा कि यह कोई दूसरी दुनिया है, करदम और फिसलन और काली बमी की कोई दुनिया, जिससे विषैली भाप उठती है। चकित और विमूढ़ वह इस कुत्सित दोहरे आक्रमण पर क्रुद्ध नहीं हो सका, केवल हतवाक रह गया। पर रामेश्वर के गुस्से का घोड़ा जैसे इस कोठे की दोहरी मार से तिलमिलाकर लगाम तोड़ा भागा। रामेश्वर ने एकाएक आगे बढ़कर एक थप्पड़ शेखर के मुंह पर मार दिया। अवश्य ही यह एक दूसरी दुनिया है, जिसमें सोचकर विवेक से या इच्छा से भी कुछ नहीं होता। सब कुछ अपने आप घटना के भीतर किसी अशिव आसुरी शक्ति की प्रेरणा से होता है। घटना की कौंध अपने आप को आंक जाती है। धुंधली सी रेखा की शेखर के मुंह पर थप्पड़ पड़ा है। स्वयं चालित प्रतिक्रिया है कि शेखर के हाथ ने उठकर आक्रांता की कलाई को जकड़ लिया है कि मुट्ठी क्रमशः कड़ी पड़ती जाती है और कलाई को पीछे मोड़ती जा रही है। कलाई जिसमें हिंसा पथरा गई है और जो अब उस पकड़ के नीचे कांपने लगी है। धुंधला सा विचार है कि वह जकड़ इतनी कड़ी पड़ जाएगी कि कलाई की हड्डियां कड़कड़ा जाएंगी, कि कलाई रामेश्वर की है, कि वह कलाई न होकर रामेश्वर की गर्दन होती तो। किंतु क्यों है वह कलाई, क्यों नहीं है वह गर्दन? अवश्य वह गर्दन है। जैसे कलाई कड़कड़ाती है वैसे ही गर्दन भी कड़कड़ा सकती है, क्योंकि जकड़ में कुछ इप्सा नहीं है, कामना नहीं है। वह केवल जकड़ है, आसुरी शक्ति जो अपने आप चलती है। यद्यपि उसके पैर अंधे हैं। दूसरे दुनिया के पर्दे को फाड़कर एक स्पर्श शेखर की भुजा पर पड़ा और शशि ने कहा, शेखर। मुट्ठी की जकड़ खुल गई, पर स्तब्ध हाथ वहीं का वहीं रह गया। फिर एकाएक शेखर को लगा वह किसी गिजगिजी गलीज चीज को पकड़े था। उसने उंगलियां फैलाईं और फिर हाथ एकाएक नीचे गिर पड़ा। सन्नाटे में उस आसुरी शक्ति का प्रवाह बहुत देर तक अप्रतिरोध बहता रहा है। फिर शशि ने कहा, मैं डरती थी कि तुम यही करोगे। यहाँ क्यों आए तुम? शशि का संपूर्ण विद्रोह उसके मौन में से झांकता रहा। तुम जाओ यहाँ से। शेखर की आंखें स्थिर होकर शशि की आंखों में गड़ गईं। कुछ क्षणों के बाद उसने पूछा, और तुम भी चलो। तुम चले जाओ, तुम यहाँ से मेरे कहने से जाओ। उसके स्वर में आज्ञा का गर्व था, जो जानता था कि उसकी प्रभुता केवल आसपास की प्रजा को ही नहीं, उस मिट्टी को भी चलाती है जिस पर उसके पैर खड़े हैं, क्योंकि वह भी उसकी संपत्ति है। शेखर चुपचाप लौटकर सीढ़ियां उतरने लगा। इस निष्कासन पर उसका सारा व्यक्तित्व चित्कार कर रहा था, किंतु उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और उसके विवेक ने किसी विचार का स्पष्ट निश्चय किया तो यही कि एक नहीं 50 शेखर भी जितनी श्रद्धा, जितनी आस्था, जितना प्यार इस रागी को दे सकते हैं, वह सब उस एक क्षण के सामने हेय और नगण्य है। उसने मुड़कर नहीं देखा, किंतु वह किसी छठी इंद्रिय के सहारे सब जान रहा था जो उसके पीछे हो रहा है। 4 स्तब्ध शरीर, शशि की आंखें एक वृत्त बनाती हुई एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर जा टिकती हैं और खड़ी रहती हैं। उस दृष्टि में क्या है? उसे पढ़ने की योग्यता किसी में नहीं है, उसमें भी नहीं, जिस पर जाकर वह टिक गई है और जिससे वह आगे नहीं बढ़ेगी, सहसा अपने भीतर से मिटाएगी। एकाएक धड़ाक से किवाड़ बंद हुए और भीतर से कुंडा लगाने का किटकिटाता हुआ स्वर। तभी शेखर ने मुड़कर देखा। उससे 6-7 सीढ़ी ऊपर शशि पत्थर की शलाका सी बंद द्वार के बाहर खड़ी थी। वह कुछ नहीं बोला, वहीं रुका रहा और फिर धीरे धीरे एकाएक सीढ़ी उतरने लगा। तब उसने जाना कि उसके पीछे बहुत धीमा और एक सुस्त एक दूसरे पैर का स्वर भी है। सीढ़ियों से उसके पीछे पीछे शशि बाहर सड़क पर निकली तो ऊपर खिड़की से मूंछों से छनकर आता हुआ एक स्वर बोला, दफा हुई। आरी की रगड़ खाकर फटा बांस कर्कश स्वर से प्रतिवाद कर उठा, ले उसको कोख में, कलमुही राण कुत्ती। शेखर को बोध हो गया कि इन संबोधनों में उसके अस्तित्व की उपेक्षा करके उत्तरदायित्व का ही परिणाम है। वह मुड़ा नहीं, किंतु वही ठिठक गया कि शशि उसके बराबर आ जाए।
कमरे के दोहरे एकांत में कितना कुछ जानने को था, कितना कुछ पूछने को था, जो शेखर ने तब तक नहीं जाना और नहीं पूछा, पूछा कभी भी नहीं, और जाना भी न जाने कब। बोध की किन छोटी छोटी विरल मनचली तरंगों की क्षणस्थायी चमक के सहारे पूछने और जानने का समय भी नहीं था। शेखर भांपता था कि जो जो वह देखता है उसके पीछे और उसके अंतराल में उससे अधिक महत्व का कुछ घटित हो रहा था, होता रहा है। किंतु इस भावना के सूत्र पकड़ने और सुलझाने का मौका कब था, जबकि इतनी और तात्कालिक बातें सोचने को पड़ी थीं और जवाब मांगती थीं। शशि चारपाई पर लेटी नहीं पड़ी थी, प्रश्न चिन्ह की तरह एक करवट सिमटी हुई। उसकी पलकें निष्प्रयास झपक जाती थीं और कुछ देर बाद खुल जाती थीं। शेखर जानता था कि वह झपक एक दर्द को छिपा लेती है। शशि स्वस्थ नहीं है, कुछ प्रबंध करना होगा। बिस्तर नहीं है, शशि के पास कपड़े भी नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। शाम होने से पहले पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर तो अवश्य था ही। शाम का खाना होटल से आता है, पर होटल को सूचना देनी होगी। इस समय के लिए वह स्वयं कुछ बना लेगा लौटकर। सबसे पहले बिस्तर और ओढ़ने के लिए अधिक कंबल। शेखर ने बदलने के लिए कपड़े निकाले और बाहर जाने लगा। शशि ने निष्प्रभ स्वर से पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? जरा कॉलेज जा रहा हूँ, घंटे भर में लौट आऊंगा। फिर एक कदम वापस आकर, शशि घबराना मत, मैं और कुछ नहीं करता, और तुम यहीं लेटी रहो, बाहर मत निकलना। कपड़े बदलकर शेखर फिर शशि के पास लौटा और थोड़ी देर उसे देखता रहा। फिर बोला, तुम अब सो जाओ, बहुत थकी हो, रात भर बैठी रही। और सवेरे से? शशि ने अनुगत भाव से उत्तर दिया, अच्छा, सो जाऊंगी। चलते चलते शेखर ने दुलार से मुस्कुराकर कहा, मैं बच्चा हूं कि तुम? 1.5 घंटे के बाद जब हॉस्टलों से बगल में 3 कंबल, एक दरी और एक नमदा लेकर जेब में उधार के 10 रुपए डाले और मुंह पर तात्कालिक सफलता का भाव ले लौटा, तो शशि फिर नल के पास निश्चल बैठी थी और पानी बहा जा रहा था। शेखर ने अपना बिस्तर झाड़कर नई चादर निकालकर चारपाई पर शशि के लिए बिछा दी और कमरे के कोण के दूसरे भाग में अपने लिए बिस्तर करने का निश्चय करके बाकी कपड़ों का गोल वहां डाल दिया। फिर वह शशि को चारपाई तक लेवा लाया। उसके मन की सतह पर आशंका की एक बर्फीली पपड़ी जम गई और वह शशि से कुछ पूछ भी नहीं सका। उसे लिटाकर कुछ खाने का प्रबंध करने वह कोठरी में गया तो देखा अंगीठी में आग है, रसोई के बर्तन बिखरे पड़े हैं, दाल और उबले आलू का शाग एक और पड़ा है, कुछ एक रोटियां भी बनी रखी हैं, पर काम जैसे बीच में ही छोड़ दिया गया है। आटा भी ढका नहीं है और कोठरी की खिड़की में 2 गोरैया चिड़िया ताक में बैठी हैं कि कब चौंच भर ले जाएं। आटे में चौंच के 1-2 चिन्ह भी हैं। उसने कमरे में लौटकर जरा जोर से कहा, शशि, तुम बड़ी नालायक हो। शशि ने अपराधी की तरह मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या करती, बर्तन समेटने का वक्त नहीं मिला, अभी ठीक ठाक कर देती हूँ। शेखर ने निहत्ती झल्लाहट के साथ कहा, मैं यह कह रहा हूँ, तुमने काम क्यों किया? अच्छा, अब अपनी करतूत का फल चखो। तुम बैठो, मैं थाली परोस कर लाता हूँ। मैंने कोई अपने लिए बनाया है? तुम खाओ। यह तुम्हें दंड दिया गया है कि पहले तुम खाओ, फिर बर्तन धो धा कर मैं खाऊंगा? नहीं, यह अन्याय है, तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर अनिच्छापूर्वक, बर्तन चाहे मुझे मांजने देना। अच्छा, माफ किया, अपने लिए भी साथ ही ले आता हूँ। शशि ने मुरझाए स्वर में कहा, नहीं शेखर, मैं नहीं खाऊंगी। क्या? पहले ही दिन तुम रोटी बनाकर खिलाओगी और आज उपवास करोगी? क्या समझा है मुझे तुमने? मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। फिर स्थिति को कुछ हल्का करने के लिए आर्य शब्द के आकार को ऐसे ढंग से प्लुत करते हुए शशि पहचान ले, शेखर पिता की नकल उतार रहा है। मैं अतिथि पूजक आर्यों की संतान हूँ। शशि ने किंचित मुस्कुराकर उसके प्रयास को स्वीकार करते हुए कहा, अतिथि बनकर मैं सवेरे आई थी, पर तुमने अतिथि रहने नहीं दिया। अब तो मैं, एकाएक स्वर बदल गया, हाँ, अब भी अतिथि ही बनाना चाहो तो। शेखर का मुंह देखकर शशि फिर रुक गई और बोली, नहीं कहती? लो, तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती शेखर, मैं जरूर खाती, पर मैं खा नहीं सकती। एकाएक चिंता में भरकर शेखर ने कहा, क्यों शशि, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें कहीं चोट आई है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शेखर ने जान लिया कि इसमें स्वीकृति नहीं छिपाव है।
किंतु वह शशि को जानता है, अगर उसे कुछ नहीं बताना है तो नहीं बताना है। आग्रह व्यर्थ है। तो बिल्कुल नहीं खाओगी? थोड़ा सा भी? नहीं शेखर, तुम अपनी थाली यहीं ले आओ, मेरे सामने खाओ तो मेरा भी खाना हो जाएगा। ना, मैं किसी तरह की नहीं सुनूंगी, नहीं तो मैं समझूंगी मेरे हाथ का खाना तुम्हें अग्राह्य है। शेखर चुपचाप कोठरी की ओर चल पड़ा। बिना भूख मिट्टी के गोले निकलने में भी इतना आत्मदमन करना पड़ता है कि नहीं, नहीं मालूम। पर शेखर के मन में कहीं धुंधला सा यह ज्ञान भी है कि शशि से उसकी ओर स्नेह का एक आप्लावनकारी धारा बही आ रही है और उसके अंतर का स्नेह स्वयं शशि की ओर उठ रहा है। जैसे जल प्रपात में गर्त की ओर उत्सुक फेन धारा को सिर आंखों पर लेने के लिए घटा उमड़ उमड़ आती है, और यह कि दुख और लांछना की खाद में यह जो दोहरे वात्सल्य का अंकुर फूटा है, यह मानव जीवन के सबसे बड़े अलौकिक चमत्कार का उन्मेष है। मैं सचमुच बहुत सी बातें नहीं जानता था उस समय, और पहले तो भांपने की कल्पना करने की भी सामर्थ्य नहीं थी। फिर क्रमशः जान गया, किंतु जानने और न जानने की अवस्थाओं के बीच कोई रेखा नहीं खींच सकता। स्पष्ट याद नहीं कर सकता कि कब घटना के पीछे का पूरा इतिहास मुझे बताया गया अवश्य, क्योंकि वह जैसे मेरी चेतना कोश की एक अलग मंजूषा है, जो मानो कभी उस कोश के बाहर नहीं था, सदा से उसका अंग है, मेरे अस्तित्व का अंग, इतना अभिन्नतम अंग कि जब याद करता हूं तो जान पड़ता है कि वह सब मेरी अनुभूति है, शशि की अनुभूति के श्रवण पर टिकी हुई कल्पना का चित्र नहीं। याद में मैं स्वयं शशि हो जाता हूँ, उसके विचार सोचता हूँ, उसकी स्मृतियां याद करता हूँ, उसकी वेदना सहता हूँ, उसका मौन स्पर्धाहीन अटूट अभिमान मुझ में जाग उठता है। शशि अब नहीं है, किंतु मैं शशि हूँ, इसलिए मैं भी अब नहीं हूँ, केवल था। किंतु अब भी मैं अपने से अधिक उसके दुख से दुखी हूँ, उसके अभिमान से उन्नत, अतः वह जीती है। कहते हैं कि जिन घटनाओं का अनुभव बहुत तीव्र अनुभूति के साथ किया जाता है, वे चेतना के पट पर पत्थर की लकीर की तरह अमिट खिंच जाती हैं, और उनका स्मरण एक पूरे चित्र का स्मरण होता है, इस या उस रेखा या आकृति का स्मरण नहीं। अर्थात इस स्मृति में वे घटनाएं आती हैं तो एक अनिवार्य परिवर्तनहीन अनुभ्रम लेकर, जिसमें स्मरण करने वाले की कलम की स्वेच्छा नहीं, घटना की बाध्यता आनुगतिकता है। और एक दूसरा सिद्धांत है कि तीखी वेदनाजन्य अनुभूति को चेतना भुलाने का प्रयत्न करती है और क्रमशः आत्म प्रताड़ना के इतने पर्दों में लपेट देती है कि उसकी आकार रेखा बिल्कुल ओझल हो जाती है, व्यक्ति की स्मृति से बिल्कुल निकल जाती है। किंतु मैं देखता हूँ कि तीव्रतम अनुभूति की ये घटनाएं ना तो स्मृति पट से मिटती हैं और न पत्थर पर लिखे हुए इतिहास की तरह नित्य और अचल हैं। देखता हूँ कि कुछ दृश्य हैं जो बिजली की कौंध की तरह जगमग हैं, कुछ और हैं जो बुझ गए हैं और घटना के अनुक्रम का धागा तोड़ गए हैं, तोड़ ही नहीं गए, उलझा भी गए हैं, जिससे मैं उन ज्वलंत घटनाओं को कभी ठीक कालक्रम से नहीं देख सकता। मनमाने क्रम से विजलती हुई चलती हैं और चली आती हैं, और मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि पहले क्या हुआ, क्या पीछे हुआ। इतना ही कह सकता हूँ कि यह सब अवश्य हुआ, और इसमें ध्वनित नहीं है कि केवल इतना ही हुआ या कि इसी क्रम से हुआ, या कहीं यह बात तो नहीं कि चरम शास्ति की प्रतीक्षा करते हुए अभियुक्त के स्वकारी भाव को दबाकर स्मृति के घोड़े पर रचयिता की आकलन बुद्धि चढ़ बैठी है। क्या अंतिम दिनों में अपने जीवन का अर्थ, अभिप्राय, उसकी निष्पत्ति और सिद्धि खोजता हुआ मैं अपने उद्योग की सफलता के मोह में पड़ गया हूँ? केवल अंकन की निर्ममता से डिग कर सृजन की आसक्ति में पड़ गया हूँ? किंतु क्या सृजन ही सबसे बड़ी निर्ममता, सबसे बड़ी अनासक्ति नहीं है, जबकि वह अपनी ही प्रतिमूर्ति को अपने प्राणों का दान है? और क्या यह घटना का सत्य ही सबसे बड़ा सत्य है, और उसका अनुक्रम ही जीवन का अनिवार्य अनुक्रम जो स्वीकारी है, उसके लिए क्या जीवन का अनुक्रम ही बड़ा नहीं है? भीतरी और बाहरी दोनों क्रमों के विरोध का अवरोध भी क्या एक अधिक गहरा स्वीकार नहीं है? बाहर से आकर देखता है कि शशि की चारपाई के पास फर्श पर मौसी विद्यावती बैठी हैं, उसका हृदय धक से हो जाता है। शशि, शेखर और रामेश्वर के त्रिकोण के बाहर और भी संसार है जो असंगत नहीं है,
इस बात की जैसे वह अनदेखी कर गया था। समाज संगति के घेरे से बाहर है, इस बारे में उसे संदेह नहीं था, पर मौसी किसी भी तरह बाहर नहीं है, यह भी असंदिग्ध है। और इस दूषित उलझन में मौसी। शेखर ने स्थिर भाव से प्रणाम किया और कहा, मौसी, फर्श पर क्यों? मौसी ने हाथ के इशारे से उसे आशीर्वाद दे दिया, मुंह से कुछ नहीं बोली। शेखर ने एकाएक देखा कि उनका चेहरा बिल्कुल पीला है और आंखों के नीचे काले अर्धचंद्र के नीचे से निकलकर दो रेखाएं होठों के कोनों को छूती हुई थोड़ी को घेरने जा रही हैं, और शशि का चेहरा उनकी ओर है, पर आंखें चारपाई की बाही पर गड़ी हैं। शशि ने कहा, शेखर, तुम अभी बाहर जाओ। वह ठिठका और फिर लौट गया। शशि में उसका विश्वास आत्मविश्वास से बढ़ गया है। आंगन में पहुंचकर उसने पीछे किवाड़ भी बंद कर दिया और आंगन में टहलने लगा। एकाएक कोठरी में पहुंचा और सब चीजों को उलटने पुलटने और ताक को पुनः साफ करके संवारने लगा। शेखर और डॉक्टर बात कर रहे हैं। दाईं ओर एक पर्दे की ओट में शशि लेटी है और पर्दे तथा डॉक्टर के बीच में मौसी खड़ी हैं। एक हाथ उनका पर्दे को पकड़े ही रह गया है, मानो इस दुविधा में है कि मौसी को उसके पीछे ही रहना चाहिए या बाहर आ जाना चाहिए। पेट में अवश्य काफी चोट आई है, बहुत एहतियात करना होगा। कोई सीरियस बात नहीं है, पर आप जानते हैं कि अंदरूनी चोट से सेप्टिक हो जाने का अंदेशा रहता है। दवा मैं दे रहा हूँ, बाकी पूरा विश्राम सख्त जरूरी है, और खाने को कोई ठोस चीज मत दीजिए। जी। डॉक्टर नुस्खा लिखने के लिए झुके हैं। पर्दे की ओट से शशि के उठने से मेज के चरमराने का स्वर आता है। मौसी पूछती हैं, और पीठ का दर्द? वह तो अपने आप ठीक हो जाएगा, गिरने से झटका आ गया होगा। फिर कुछ सोचकर, कहाँ दर्द होता है? और पुनः उठ खड़े होते हैं। शेखर अकेला पर्दे की ओर देखता हुआ रह जाता है। यहाँ यहाँ, और जरा झुक जाइए तो। और फिर एकाएक बदले हुए स्वर से, ओ। दृश्य फिर पूर्ववत हो जाता है। मौसी का हाथ वहीं पर्दे पर है, डॉक्टर शेखर के सामने है और चेहरा दूसरा है। क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब गहरी दृष्टि से शेखर की ओर देखते हुए कहते हैं, आप हस्बैंड हैं? नहीं, मेरी बहन है। ओह, माफ कीजिए। अरे, मदर है? संक्षेप में, हाँ। मौसी की ओर उन्मुख होकर, माताजी, ये आप ही के साथ रहती हैं? शेखर उत्तर देता है, नहीं, ससुराल में रहती है। हम लोग तो दिखलाने लाए हैं। क्यों, क्या बात है? डॉक्टर चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे कुछ सोचते हुए, कुछ निर्णय करते हुए कहते हैं, माताजी, यह पीठ की चोट तो गिरने की चोट नहीं है। और डॉक्टर का मौन जैसे उन्हें कहता है, मैं कई संतान का पिता हूँ, आपका अपना भी अनुभव है। मौसी मुड़कर पूछती हैं, शशि, तुम्हें याद नहीं है चोट कैसे लगी? शशि कुछ नहीं बोलती। मौन का जैसे अंत करते हुए डॉक्टर कहते हैं, इस चोट के लिए मैं लिनीमेंट देता हूँ, हल्की मालिश करके सेक दीजिए। फिर क्षण भर के विकल्प के बाद शेखर से अंग्रेजी में, यह आकस्मिक चोट नहीं है, जानबूझकर किया हुआ आघात है, गुर्दा फट गया है। शेखर भी अंग्रेजी में पूछता है, क्या चोट सांघातिक है? नहीं, किंतु असाध्य है। आप क्या इलाज सुझाते हैं? विश्राम और धीरज, मुख्यतः धीरज। डॉक्टर को ख्याल आता है कि लगातार अंग्रेजी बातचीत भी कुछ अधिक अस्वस्थ कर नहीं है। मौसी की ओर उन्मुख होकर कहते हैं, पूरा विश्राम बहुत ज़रूरी है। यह नुस्खा डिस्पेंसरी से ले लीजिए, 2-3 दिन बाद फिर देखना उचित होगा। मानो अनुमति है कि रोगी को लाने की बजाय मुझे वहीं बुलाया जा सकता है। 2 तल्ले पे रामेश्वर का कमरा। अपमान की शिंजनी से तना हुआ शशि का देह चाप, धनुष सा ही सधा हुआ। सामने रामेश्वर का चेहरा, सजीव दीवार सा, जो नींव हिलने से टूटकर गिरने को है। उसके पीछे 2 और दीवारें हैं जो गिरेंगी नहीं, क्योंकि पहले ही ध्वस्त हैं और बरसों की फफूंद से ढेर सी हो गई हैं। सास के हाथों फेंकी गई राख को एक हाथ से आंखों के आगे से पहुंचते हुए शशि कहती है, अगर आप सबका यही अटल निश्चय है तो। दोनों हाथ जोड़कर वह सिर थोड़ा सा झुकाती है। सिर पर पड़ी हुई राख के 2-4 कण झरकर हाथ को छूते हुए नीचे गिर जाते हैं। वह मुड़ती है। एक कदम आगे सीढ़ी है, एक सीढ़ी वह उतर गई है। आरी किचकिचाती है,
देखी बेहयाई। आरी की रड़कन से जैसे वह दीवार ढह पड़ती है, रामेश्वर झटक कर आगे बढ़ता है और चट्टी पहने हुए पैर की भरपूर ठोकर शशि की पीठ पर पड़ती है। उल्टा कमान दोहरी हो जाती है। फिर प्रतिक्रिया शिंजनी रुनुक उठती है। आपकी अंतिम देन पीठ फेर कर नहीं लूंगी, लीजिए, अब दीजिए। और टूटती दीवार के सामने एक और दीवार खड़ी हो जाती है, जो कमान सी लचकीली है, इसलिए टूटेगी नहीं। आरी उत्साह से किचकिचाती है, मार, और एक मार। पेट में लगी हुई लात से शशि एक बार हूंक करके रह जाती है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। दीवार टटोलती हुई वह घूमती है कि इस आमुख पाई हुई भेंट के बाद अब चले। तांगे में पीछे मौसी का स्वर, डॉक्टर अंग्रेजी में क्या कहते थे? मुड़कर, कुछ नहीं, कहते थे कि विश्राम बहुत जरूरी है। चुपचाप लेटी रहे, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएगी। मौसी शशि से पूछती हैं, चोट कैसे लगी? गिरने से तो सचमुच। शेखर और अधिक मुड़कर, मौसी, आगे गिरने से कभी पीठ में चोट लगती है? और मुंह हाथ पर कोई? शशि धीमे से, घर पहुंच ले। मौन में केवल तांगे वाले का जीभ चटकाना या कभी कभी दूसरों को हटने के लिए कहना ही सुनाई दे रहा था। कोठरी की एक एक चीज सवारी जा चुकी है, बल्कि सारा रख रखाव 2 बार फिर बदला जा चुका है। क्या शशि और मौसी की बातचीत खत्म ही नहीं होगी? और क्या वह अब बाहर ही बाहर रहेगा? और यह जो शशि उसके जीवन में सत्य की तरह बैठ गई है, यह जो वह शशि के जीवन में उल्का की तरह छा गया है, मौसी क्या उसे झेल सकेंगी? मौसी क्या उसे झेल लेंगी? जिससे मौसी को बचाने शशि अपने को मिटा रही थी, वह तो अब भी मौसी के आसपास है। शेखर नल खोल देता है और बर्तन लाकर धार के नीचे रखता है। ठंडी छींटें जैसे उसे सहारा देती हैं। आखिर भीतर से मौसी की आवाज आती है, शेखर। शेखर उसमें पढ़ लेना चाहता है कि वह अपराधी ठहराया जा चुका है, या जवाब के लिए बुलाया जा रहा है, या बरी है, और मौसी के पास जा खड़ा होता है। मौसी मुंह उठाकर उसकी ओर देखती हैं। उनके चेहरे में एक मूढ़ वेदना है और कुछ नहीं। बैठ जाओ। शेखर उनके पास ही नीचे बैठ जाता है। तुम क्या कहते हो? ना जानता हुआ कि प्रसंग क्या है, शेखर कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो इसी विश्वास में पली हूं कि स्त्री का पति ही सब कुछ है, स्त्री भी पति की ही कुछ है। मैं जानती हूं, पर जिस तरह अधिकार देना सीखा था, उसी तरह लेना नहीं सीखा। और अब बूढ़ी हो गई हूं, कुछ नया नहीं सीख सकती। स्वर में प्रतिवाद, अभियोग, आदेश कुछ नहीं है, केवल प्रकटीकरण का अभाव। शशि कहती है कि अब लौटना नहीं है। चाहने न चाहने का सवाल भी नहीं है, सकने न सकने का सवाल है। मैं वहां से होकर आई हूं। शेखर चौंकता है, कैसे? उन्होंने तार देकर बुलाया था, तभी तो आई। वे कहते हैं कि उनके जाने शशि मर गई है, और हम सब थे ही नहीं। सास कहती है कि अगर वह अब, पर छोड़ो, क्या लाभ याद करके। शशि कहती है, माँ, कहीं उन्होंने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? क्या कहते थे वे लोग? बेटी, जिन्होंने तुझे निकाल दिया, उन्होंने मेरे अपमान में क्या कसर छोड़ी? कहने लगी, अब वह तुम्हें घर ढूंकने दे तो गौमांस खाएं, पति घातनी होए। फिर क्या? लौटना तो अब नहीं है, पर पति को सर्वस्व मानने के लिए ससुराल लौटना ही एकमात्र उपाय है। यह तो मैं नहीं समझती, पर जो रास्ता पति ही बंद कर दे, धर्म निभाहा जा सकता है। थोड़ी देर चुप रहकर शशि कहती है, वह अब मेरे साथ नहीं लौटेगी, और चाहे कहीं जाना हो। शेखर बिना बोले शशि की ओर देखता है। माँ, तुम दुख मत मानो, मैं ठीक कहती हूँ। शशि कहती है, मैं लौट जाऊं, और जैसे घर वालों ने उसे मरी समझ लिया है, मैं भी समझ लूं, मन से नहीं तो कर्म से। क्यों? उत्तर शशि देती है, क्योंकि मेरा जो भोग है उसमें माँ क्यों फंसे? उन्होंने काफी भोग लिया है, अब उन्हें अलग रहना चाहिए। शादी करके उन्होंने मुझे सौंप दिया था, अब जो होता है उसका उत्तरदायित्व क्यों ले, और मैं क्यों उन्हें लेने दूं? मौसी, अपराध सबसे अधिक मेरा है। मैंने ही धूमकेतु की तरह आकर सबको इतना दुख दिया है। मैं नहीं शेखर, जो होना था उसका सब जिम्मा अपने ऊपर मत लो। फिर मानो मुख्य प्रसंग की ओर लौटकर शशि कहती है कि मैं तटस्थ रहूं, और समाज जो दंड उसे दे, उसे उसी को अकेली सहने दूं।
वे शेखर की ओर देखती हैं और उत्तर नहीं पाती। फिर कहने लगती हैं, पर मैं तटस्थ कैसे रह सकती हूँ? अपने शरीर से जिसे बनाकर अपने लहू से 20 बरस तक सींचा, उसे अपने ही हाथ से काट फेंकूं? यह क्या मेरी हार नहीं है? कैसे अनदेखी कर जाऊं मैं? माँ, ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा। तुम अभी भी तो मान चुकी हो कि मैं न लौटूं। सारी बातचीत में पहली बार आवेश में आकर शशि ने कहती है, और मुझे घर ले जाकर मेरी सारी आफत तुम अपने सिर पर ले लो। उसमें मेरी हार ही नहीं, अपने को मारकर जो कुछ मैंने किया है वह सब भी इतना विफल हो जाता है कि फिर सहसा अपने को वश में करके और तुम हार से बच जाओ। ऐसा नहीं है। कुछ देर रुक कर, हाँ, यहाँ न रहने को कहो तो? शेखर कहता है, मेरे अपराध की चुकती मुझे भी करनी है। शशि से समाज को जो वसूलना है, मैं उसे यहाँ रहने से मना नहीं करती। मेरे साथ नहीं आती तो उसके बाद यहाँ दूसरी जगह है। लोग मुझे कहा करते थे, पर मैंने बराबर सबको यही उत्तर दिया है कि इन दोनों की एक धमनी है। मैंने तुम्हें कभी अलग नहीं माना शेखर। चाहे लोकाचार की दृष्टि से हमारा रिश्ता ना कुछ के बराबर है, यहाँ भी रहे तो मेरे पास रहने के बराबर है, सिवाय इसके कि मैं अपनी संतान को छोड़ रही हूँ। शशि को ही नहीं, तुम दोनों को। शेखर की आंखें चरमरा रही हैं। वह चाहता है कि रो उठे, मौसी मौसी, माँ। माँ अपनाना मन से होता है तो छोड़ना भी मन से होता है। तुम अगर मुझे, हमें मन से नहीं छोड़ोगी तो क्या तुम्हें क्लेश होगा? और हम भी कभी भूलेंगे नहीं कि मौसी शेखर की ओर उन्मुख होकर कहती हैं, और तुम्हारे पिता को मैं क्या उत्तर दूंगी? एकाएक उनका स्वर टूट जाता है। वे शशि के सामने खाट की बाही पर सिर टेक देती हैं। शशि एक बाह से उनका कंधा घेर लेती है और उनके आंचल में अधछिप जाती है। मौसी की किसी अंधड़ द्वारा झकझोरी जाती दुबली देह को देखता हुआ शेखर भी बिना हिले रो उठता है। फिर एकाएक विस्मरण की राख में से त्रिवेणी की धारा से धुला हुआ नया बोध कहता है कि शशि की हार नहीं हुई है। यह लो शेखर। मौसी 100 रुपये का एक नोट बढ़ाती हैं। फिर और भेज दूंगी। मौसी, मैं यह तुम्हारे लिए नहीं है, शशि के लिए दे रही हूँ। अभी वह बीमार है। और कुछ हिचकिचाते स्वर में, मौसी यह ठीक नहीं है, मैं कुछ प्रबंध कर लूंगा। फिर मौसी आहत स्वर से कहती हैं, शेखर, जहां से हारना था हार गई, टूटना था टूट गई, कुछ तो संतोष मुझे हो। मां से अभिमान मत करो शेखर, ले लो, मैं कहती हूँ। शेखर धीरे से हाथ बढ़ाता है, जैसे सफाई में कहते हुए, शशि अच्छी हो जाएगी तब और मत। और मन ही मन सोचता है कि किसी तरह भी और नहीं, ईश्वर करे यह जल्दी अच्छी हो जाए। आगे कोई बड़ा सुख नहीं है, पर दुख भोगने की शक्ति शरीर में चाहिए। माँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। शेखर कहना चाहता है, मैं साथ रहूँगा। इस बातचीत को भेदता हुआ सुन पड़ता है मौसी की सीढ़ियाँ उतरने का धीमा स्वर। वे स्टेशन जाने के लिए शेखर के पीछे पीछे उतर रही हैं। मौसी, आप चिंता न कीजिएगा। अच्छा शेखर, देखो परमेश्वर क्या लाता है। शशि की ओर उन्मुख होकर, शशि, क्या मैंने तुझे इस दिन के लिए जाना था? उनका स्वर फिर कांपने लगता है एकाएक। शेखर, क्या तुम सचमुच आत्मघात करने चले थे? लज्जित मौन। इतनी सी बच्ची थी यह, तब तुम नहाते हुए लोटा मारकर इसका सिर फोड़ दिया था। तभी यह तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोली थी कि अपने आप लग गया। नालायक, शुरू से ही तुम्हारा पक्ष लेती आई है। उनके स्वर की व्यथा भरी झिड़की में कितना अभिमान है, कितना माधुर्य है। पर यह बात शेखर ने पहले नहीं सुनी। पूछता है, कब मौसी? और सोचता है कि आत्मघात की बात टल गई। मौसी सुनाने लगती है, जब तुम छोटे से थे तब पहले पहल सांझ का सन्नाटा, जिसमें ठिठुर कर जमा हुआ धुआं आंखों के रास्ते प्राणों में भर जाता है। कमरे में लालटेन के स्थान पर लैंप का प्रकाश। शेखर जल्दी जल्दी खिड़कियां बंद कर रहा है कि वह धूमिल गीला बोझ कमरे में न जम जाए। शशि चुपचाप सिमट कर लेटी है। उसकी आंखें शांत हैं और निरायास शेखर के साथ साथ जाती है। वह जानता है, शशि, तुम बड़ी झूठी हो। क्यों? इतना झूठ? मुझे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बताया। मौसी से कहा कि गिर गई थी। इतना झूठ? और प्रयोजन क्या था भला? शशि ने आश्वस्त भाव से कहा, मैं झूठ नहीं बोलती।
पर सच तो वह नहीं था। मेरे सामने तो सिर्फ चुप लगाई थी। पर शेखर, मैं समझती हूँ कि अनावश्यक कष्ट ही सबसे बड़ा झूठ है। मौसी को और दुख देने का क्या मतलब था? और उन लोगों की बात, उन पर मेरा कोई अभियोग नहीं है, उन्हें तो अब गिनती नहीं। और मैं, तुम क्या? पर तुम क्रमशः जान जाते। तभी बताना कोई जरूरी था। बताया तो तुमने अब भी नहीं। सच बताओ, चोट कैसे लगी? किसी ने मारा था? मैं तो चोट का भी न बताती, पर जब मौसी के आगे सीधी भी ना हो सकी और मुंह में फिर खून आने लगा तो बताना पड़ा। खून? शशि की हंसी में हल्की सी अपराध स्वीकृति है। हाँ, उठने चलने से वमी होने लगती है और खून। एकाएक नल के पास बैठने का रहस्य उसकी समझ में आ जाता है। वह स्तब्ध भाव से कहता है, और तुम काम भी करती रही ढीठ होकर? फिर मर्माहत भाव से, और मुझे रोटी खिलाने को न खाता तभी तो क्या मर जाता? स्वयं ही शांत नहीं, दूसरे को भी शांत करने वाले स्वर में शशि कहती है, तुमने बाबा की बात बताई थी कि दर्द से बड़ा एक विश्वास होता है। हाँ, क्यों? रसोइया खाते हैं मेहमान, तारीफ होती है गृह स्वामी की, किताब लिखता है लेखक, मजा लेती है जनता और मुनाफा कमाता है प्रकाशक। देखती हूँ शरीर को थोड़ा कष्ट देने से तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज हो गई है। अब कुछ काम धाम आरंभ करोगे कि नहीं? मैं अब अपना कोई काम तुम्हें नहीं करने दूंगी। अब लिखूंगा, बल्कि बहुत सा तो लिख रखा है। शेखर जल्दी से कहता है, क्योंकि शशि यद्यपि कुछ स्वस्थ दिखती है तथापि इतनी स्वस्थ अभी नहीं है कि ऐसी शपथ ले ले। लेकिन समस्या लिखने की नहीं है, तुम जानती हो। समस्या यह है कि लिखकर क्या हो, रोटी तो पक जाएगी, पर अगर अछूत के घर कोई पाहुने ना आए तो क्या? तुम ही कहा करती हो कि धर्म की शक्ति वहीं तक है जहां तक वह अर्थ को साथ ले चलता है, नहीं तो अर्थ जीतेगा। अगर अच्छा खाना ब्राह्मण का ही होता हो तब तो ठीक है, पर जब वैसा ना हो, पर रुचिकर और स्वास्थ्यकर में तो भेद है। और मैं अगर यूं उल्टी बातें सोचने से काम नहीं चलेगा। जो स्वास्थ्यकर है वह रुचिकर भी हो, इसका उद्योग करना होगा। शशि, वह जो सुधार सभा के लिए वक्तव्य तैयार किया था उसे पूरा कर दूं तो कुछ काम हो। पूरा कर दो। जब तक लिखने की सुविधा है तब तक जितना लिख सको लिख डालो, क्योंकि जब साथ ही उसे निकालने की भी चिंता हो तब लिखने में बाधा होगी। पर वह चिंता तो अभी होगी ही। अभी क्यों? अभी 3 महीने तुम बेफिक्र लिख सकते हो, कम से कम एक पुस्तक हो जाएगी। 3 महीने? और क्या खाकर? अस्वीकृति का स्लिप? फिर एकाएक शशि का आशय समझकर, देखो शशि, मैं इन बातों में नहीं आने का। मौसी जो इलाज के लिए दे गई हैं वह इलाज में ही जाएगा, मेरे खाने में नहीं, और तुम्हारे भी खाने में नहीं, समझी? यूं काम की नींव खोखली होती है। शशि स्निग्ध भाव से शेखर की ओर देखने लगी। अच्छा, मौसी से न लेना, मुझसे लोगे? तीखे स्वर से, क्या? शशि ने धीरे से अपने गले में पड़ी सोने की जंजीर को छू लिया। यही है, बाकी तो सब पीछे छोड़ आई, पर यह एक अकेला है, इसलिए और भी ना नहीं कह सकोगे। शेखर ने बात टालते हुए कहा, अच्छा, चारा नहीं होगा तो ले लूंगा, इसे जमा पूंजी समझकर रख छोड़ो। अभी तो जो लिखा है उसका कुछ बनाता हूँ। पर उसके मन में यह विचार फिर आया कि उतना पर्याप्त नहीं है, कि उसे और बहुत कुछ लिखना होगा अगर वह उस माला को वहीं बनाए रखना चाहता है, और वह माला भी जो शशि को माँ ने दी थी। शशि के पास भूमि पर बैठकर खाट की बाहीं से पीठ टेक कर और उठे हुए घुटनों पर कागज रखकर लिखने का उपक्रम। चिंता ने भी शेखर के मन में वह तीव्रता नहीं जगाई जिसके खारेपन में लेखनी डुबाकर वह आलोचना करने बैठे। उसका मन अनुभूतियों का छायापट है, अनुभूतियां जो मधुर होकर भी स्वयं अपने राग तत्व से पृथक हो गई हैं, क्योंकि शेखर अपने आप से तटस्थ हो गया है। वह लिखने बैठा है, आलोचना से कुछ अधिक रचनात्मक वह लिखना चाहता है, और उसके निर्वेद संतोष के पीछे तीखी अनुभूतियों का इतना अवशेष है कि रचना सप्राण हो, सतेज हो, और यह बोध की यद्यपि उसकी एकाग्रता में सहायक होने के लिए शशि बिल्कुल निश्चल पड़ी रहेगी, तथापि शेखर के कंधे के ऊपर से 2 आंखें बराबर उस सफेद फलक पर टिकी हैं जिस पर शेखर को अपना अंतरंग बिछाना है। उसे लेखक के भाग्य की कटुता पर झांकने का क्या अधिकार है?
जबकि लेखन का सबसे बड़ा पुरस्कार उसे प्राप्त है, एक रसज्ञ पाठक जो लिखने से पहले ही पढ़ रहा है और आस्था से मिलने वाली शक्ति उसे दे रहा है। किंतु यह ज्ञान तो बाधा है, ऐसे में वह लिखेगा कैसे? क्रमशः वह सुख भी पृथक हो जाएगा। शेखर, वह केवल शक्ति देगा, तुम लिखो तो। धीरे धीरे एकाकीपन आया, स्निग्ध किंतु संपूर्ण। प्रकाश मंद पड़ने लगा था। शेखर आगे झुकता चला गया। जब प्रकाश इतना मंद हो गया कि झुककर भी देखना दुस्तर हो गया, तब उसने घुटने ढीले छोड़कर पीठ सीधी करने के लिए कंधे और सिर को पीछे फेंका। शशि की सांस वह स्पष्ट सुन सका और उसे भान हुआ कि वह कंधे पर सांस का गर्म स्पर्श भी अनुभव कर सकता है। वह पृथकत्व झुटपुटे में घुल गया। शेखर एकाएक शशि की निकटता से उमड़ आया और कुछ लजा भी गया। तुम सब पढ़ती रही हो? शेखर, एक दिन मैं नहीं रहूंगी, तब तुम बहुत बड़े आदमी होगे और कंपोजिटर तुम्हारी मेज के पास खड़े रहेंगे कि तुम्हारे हाथ से कागज छीन कर ले जाएं। पर तब भी मैं यूं ही पीछे खड़ी होकर पढ़ा करूंगी और तुम नहीं जानोगे। लेकिन अगर अच्छा नहीं लिखोगे तो मैं तुम्हारे कान में चिल्ला दूंगी। दर्द से बड़ी एक लाचारी होती है। जितना बड़ा दर्द उतनी ही बड़ी नहीं तो दर्द के सामने जीवन हमेशा हार जाए। इसका सत्य शेखर के मन में धीरे धीरे बैठता है। वह सोचता हुआ सा कहता है, हाँ मैं जानता हूं। किंतु फिर हट पकड़कर और कुछ विस्मय से भी, कितनी झूठी हो तुम, झूठ की विशारद। तुम क्या कम झूठे हो? क्यों, मैंने क्या किया? अंग्रेजी मैं भी समझती हूँ शेखर, ज्ञान बहुत नहीं है पर जितना है पक्का है। नॉट डेंजरस बट इरिपेरेबल, वह मुस्कुरा देती है। शेखर स्तब्ध भाव से चुप रह जाता है। पर शेखर, मैं घबराई नहीं। डॉक्टर ने जो दवा बताई वह मेरे पास है, काफी है अभी। क्या? इंड्योरेंस एंड करेज, चीफली करेज। शेखर, मैं अच्छी होंगी और तुम्हारे साथ चलकर बताऊंगी। तांगा दौड़ा चला जा रहा है। मौसी स्टेशन जा रही हैं। शेखर पहुंचाने जा रहा है और उनके पार्श्व में बैठा है। उसका मन न जाने क्यों मौसी के प्रति ममता से उमड़ा आ रहा है, जिसे व्यक्त करने का साधन नहीं जानता। चाहता है कि मौसी का हाथ पकड़ ले और स्टेशन पहुंचने तक थामे रहे। शेखर, शशि क्या अच्छी होगी अब? क्यों मौसी, अब घबरा क्यों रही हैं? घबराती नहीं शेखर, पूछती हूँ कि तुम उसके मन को मुझसे ज्यादा जानते हो, क्योंकि यह मन की बात है। अगर उसके मन में अच्छा होने की हट है तो यहाँ अच्छी हो जाएगी, नहीं तो नहीं, नहीं तो कहीं नहीं। मैं उसे जानती हूँ, अपनी लड़की से हारने में हार नहीं है मेरी। शेखर, मुझे तो आशा है कि वह जल्दी अच्छी हो जाएगी, परमात्मा करे। शेखर, तुम फिर तो नहीं सोचोगे उल्टी पुल्टी बातें? क्या? तुमने बहुत बड़ा उत्तरदायित्व ले लिया है। आत्मघात की बात सोचने का अधिकार नहीं है तुम्हें, कभी भी नहीं था। जीवन सदा ही एक थाती है और उसे यूं फेंकना विश्वासघात है। मौसी, अब तो मुझे बहुत कुछ करने को है। कब नहीं था शेखर, तुम देखते नहीं रहे? शेखर एक आत्मग्लानि से भरकर कहता है, अगर मैं सचमुच उस दिन लौट कर न आता तो यह सब ना होता। अपने को ऐसे नहीं कोसते शेखर, और क्या पता इससे भी बुरा होता। शशि शायद फिर भी रात भर तुम्हारी प्रतीक्षा करती और सवेरे जो हुआ वह फिर होता, क्योंकि एक तो वह होना ही था, कोई सफाई नहीं थी। रामेश्वर ने तो मुझसे कह दिया कि एकाएक चुप। क्या कहा बताइए ना? कहा कि बात तो नई नहीं थी, केवल पता लगना नया था और शादी भी एक बहाना था ताकि। शेखर, 3 दिनों में क्या कुछ देख सुन लिया है मैंने। स्टेशन पर मौसी कहती हैं, अब तुम जाओ शेखर, गाड़ी के चलने तक ठहरने की जरूरत नहीं है। बैठ तो गई, अब पहुंच जाऊंगी ही। नहीं मौसी, फिर क्या हुआ? सांझ से पहले तुम वापस पहुंच जाओ, इसलिए कहती हूँ। संध्या के झुटपुटे में शशि को अकेले मत छोड़ो, बड़ा उदास समय होता है, खासकर जाड़े में। एकाएक उनका हाथ शेखर का कंधा थपथपाता है। शेखर अनुगत होकर प्रणाम के लिए झुकता है। मौसी उसके बाल सहला देती हैं। जाओ बेटा। उनका कंठ रुंध आता है और शेखर जानता है कि उनके करुण आशीर्वाद की छाह उस पर नहीं, शशि पर भी है। सांझ और सवेरा, सवेरा और सांझ, इस प्रवाह में ध्रुव सत्य तो एक की शेखर और शशि साथ हैं, एक सूत्र में गुथे हैं कि जीवन में, उद्योग में एक उद्देश्य है,
एक साध्य है जिसमें से स्वयं प्रेरणा का सोता फूटता है। कुछ अवश्य करना है, बहुत कुछ करना है, शशि के लिए और अपने साथ के लिए। सुधाकर, तुम्हारा ध्यान समाज की तरफ कम और भोजन की तरफ ज्यादा होता जा रहा है। तय कर लो, पहले सुधाकर हो कि रसोइया? क्यों? और सब कुछ की तरह हमारा पाक शास्त्र भी सुधार मांगता है। वह भी तो शास्त्र है और उसमें भी रचनात्मक अभिव्यंजना की गुंजाइश है, क्यों ना? पर सवाल यह है कि तुम्हारे अनुकूल कौन सा माध्यम है, कागज और कलम या बेलन और आटा? तुम यह तुलना करती हो तो देखना, दोनों एक ही बात है। रोटी बनाता है। शेखर बत्ती करने को उठा। शशि, झुटपुटे में तुम एक गाना गा दो, फिर मैं थोड़ा और लिखूंगा, तब तक खाना आएगा। शशि अभी कुछ खाती नहीं, ठंडा दूध पीती है और कुछ रासायनिक पेय जो डॉक्टर ने बताए हैं। वह चिमनी साफ कर रहा था कि कमरे का तरल वातावरण मुखर हो उठा। दीप जल, तिमिर के रहस्य गर्भ, प्राण के समीप चल। पर सहसा रुककर शशि ने कहा, आज नहीं शेखर, कल गाऊंगी। शेखर समझ गया, पर उस समय वह वेदना का नाम लेना नहीं चाहता था। धीरे धीरे शशि के गाने के बोल गुनगुनाने लगा, फिर बोला, यह तो गाना नहीं है, और क्या है? कविता। शशि, ये शब्द तुम्हारे हैं? मैं? कवि? शेखर ने लैंप उठाया, मानो उसे रखने का स्थान ढूंढ रहा हो, और उसके भरपूर प्रकाश में शशि के चेहरे को देखने लगा। तभी 3 तल्ले वाले बच्चों ने आकर कहा, हमको आज पैसे मिल गए हैं, कल हम कागज लाएंगे, आप पतंग जरूर बना देंगे ना? लड़की बड़े चिंतित भाव से शेखर के मुंह की ओर देखने लगी। क्षण भर शेखर चुप रह गया। कितनी दूर की बात थी जब उसने वचन दिया था। फिर उसने पूछा, कितने पैसे मिले हैं? 4 आने, और मुझे 2 आने। पिताजी कहते हैं कि लड़कियां पतंग नहीं उड़ाती, मुझे रंगीन चुन्नी मिली है। पतंग नहीं उड़ाती? फिर यूं दिखाते हुए मानो इसका कारण याद आ गया हो। हाँ, सच तो लड़कियां गुब्बारे उड़ाती हैं। आपको गुब्बारा बनाना आता है? निराश भाव से लड़की पूछती है। हाँ, आता है। लड़का कुछ अविश्वास से कहता है, लड़के नहीं उड़ाते गुब्बारे? शेखर हंसता है। अगर बसंती चुन्नी ओढ़ लें तो उड़ा सकते हैं। शशि लड़की को बुलाकर पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? कुसुम कुमारी। और भैया का नाम वेद है, वेद कुमार नंदा। वह मानो अपनी मान रक्षा करता हुआ कहता है, अच्छा, तुम लोग कल कागज लेने जाओ तो पहले मुझसे पूछ जाना। बच्चों को झीने तक पहुंचाकर शेखर धीरे धीरे टहलने लगा। परसों बसंत पंचमी है। सवेरे सवेरे वसंतांक निकल गया था। संपादक दफ्तर में नहीं थे। किसी तरह शेखर ने उनका पता लगाकर जा पकड़ा। पहले तो उन्होंने पहचाना नहीं, फिर याद दिलाने पर बोले, आप मिलिट्री में भी रहे हैं क्या? नहीं तो, बड़े पंक्चुअल हैं। शेखर पी गया। जो कुछ पत्रम पुष्पम हम दे सकते हैं, कभी देर नहीं करते। आप जानते हैं, तुरंत दान महाकल्याण। कड़े स्वर से, जी, पर काम तो ऑफिस में जाकर ही हो सकता है, तो मैं साथ चला चलता हूँ। संपादक जी ने कंधे से कोड़कर कहा, चलिए फिर अभी ही सही। एक कॉपी के पन्ने यूं ही उलट पुलट कर उन्होंने पढ़ते हुए स्वर से कहा, श्री चंद्रशेखर, पत्रम पुष्पम यह लीजिए। धीरे धीरे दराज खोलकर उन्होंने हाथ बढ़ाया और शेखर के आगे पेश किए। 2 रुपए। खीसे काटते हुए बोले, सेवा में। शेखर थोड़ी देर आंखें फाड़कर देखता रहा, फिर उसने संपादक के हाथ से रुपए खींच लिए, फिर ढीठ होकर बोला, धन्यवाद। दरवाजे के पास पहुंचकर मुड़कर बोला, आप खाते में पत्रम पुष्पम लिखते हैं? हाँ, क्यों? किंतु संपादक की अवज्ञा उचित नहीं है, धैर्य उसे सीखना होगा। शेखर ने आयासपूर्ण कहा, यूं ही, और जो उत्तर देना चाहता था वह मन ही मन दोहरा लिया। केवल तोयम लिखने से एक शब्द बच जाएगा, घड़ों तोयम। पतंग और गुब्बारा देकर शशि ने पूछा, यह बच्चों के लिए लाए हो? हाँ। और अपने लिए? अपने लिए? मैं कोई बच्चा हूँ? थोड़ा सा रंग ले आओ, तुम्हें एक रुमाल ही रंग दूं, पगड़ी तो तुम बांधते ही नहीं। और तुम? यह अनिवार्य प्रश्न पूछकर शेखर चुप लगा गया। उसने सोचा कि कल बड़े सवेरे घूमने जाकर वह सरसों के फूल ले आएगा और शशि को उपहार देगा। हर बात में मैं ज़रूरी हूँ? अच्छा, दोपहर को ले आऊँगा। अभी तुम ठंड में हाथ मत भिगाओ।
जब दोपहर तक बच्चे पूछने नहीं आए तब शेखर ने ही पुकारा, वेद, वेद कुमार, कुसुम। थोड़ी देर बाद वेद गंभीर मुद्रा लिए आया और कमरे के बाहर ही खड़ा रहा। शेखर ने पूछा, क्यों? अंदर आ जाओ, पतंग नहीं बनवाने? वेद ने हतप्रभ स्वर से धीरे धीरे कहा, माँ ने मना किया है। क्यों मना किया है? कहती हैं वहां मत जाओ। फिर शशि की ओर देखता हुआ कहती हैं भले घर के लड़के ऐसी जगह नहीं जाते। शेखर चुपचाप रह गया, कनखियों से शशि की ओर देखकर दृष्टि फिर सामने कर ली। वेद मुड़कर धीरे धीरे जाने लगा। ठहरो वेद, ये लेते जाओ। शेखर ने 6 पतंग, डोर, मांझा और गुब्बारा उसे देते हुए कहा, यह कुसुम को दे देना, इसके नीचे मोमबत्ती जलाने से यह उड़ जाएगा। वेद का चेहरा क्षण भर खिल गया, फिर बुझ गया। माँ डांटेंगी? नहीं, इन्हें ले जाकर छत पर रख दो, अपने पैसों से 2-1 और ले आना और सब उड़ा देना। या नहीं आओगे तब तो माँ कुछ नहीं कहेंगी ना। वेद चला गया। शेखर कमरे में यूं इधर उधर करने लगा, मानो उसे कुछ काम ही हो। शशि ने कहा, शेखर जाने दो रंग, यूं ही समय नष्ट करना है, बैठकर लिखो। या लाओ मुझे लिखाओ, तुम बोलते जाओ, मैं लिखती हूँ। शेखर चुपचाप उसके पास बैठ गया। यद्यपि वह जानता था कि उस समय वह ना लिख सकेगा ना लिखा सकेगा। उस समय केवल सरसों के फूलों का एक गुच्छा उसकी दृष्टि के आगे था, जो वह कल तड़के नहीं लाएगा। क्या शशि की वे आंखें आज भी, अब भी मेरे कंधे के ऊपर से इस कागज की ओर झांक रही होंगी जो मैं रंग रहा हूँ, और जेल की इस लालटेन के फीके आलोक में पड़ती होंगी कि मैं कैसा लिख रहा हूँ। मैं जो बड़ा आदमी तो क्या हुआ, होने मात्र के किनारे पर खड़ा अन अस्तित्व के गर्त में झांक रहा हूँ। शशि, मेरे कानों में तुम्हारे चीखने का स्वर कभी नहीं पड़ा है, और तुम्हारे स्वर के प्रति मैं बहरा अभी नहीं हुआ हूँ। धीमे से धीमे स्वर के प्रति भी नहीं। कंधे के ऊपर से आती हुई श्रुति मूल के पास हल्के से रोमांचकारी परस के छूने वाली तुम्हारी नियमित सांस का ही स्वर मैं निरंतर सुनता रहा हूँ। और झूठ मैंने नहीं लिखा। भले घर के बच्चे जिन लोगों के पास नहीं जाते, उन लोगों का एक एक कदम उन बड़ों को बड़े सजग भाव से देखा करते हैं। जब सूर्य ऊपर चढ़ आया और भीतर आंगन में धूप आ गई, तब शशि देहरी पर आ बैठी थी कि आकाश देख ले और ऊपर किलकिलाते बच्चों का स्वर सुन ले। और शेखर उसके पास दीवार के सहारे खड़ा हो गया था, किंतु एकाएक उसने जाना ऊपर से कई आंखें झांक कर उन दोनों को देख रही हैं, और उन आंखों में वैसा ही अपलक शीतल पर्यवेक्षण है जैसा केकड़ों या अन्य ठंडे रक्त के जीवों में होता है। जब उसने स्थिर दृष्टि से ऊपर देखा तो एकाएक कई हाथ उठे और साड़ी या चुनरी का पल्ला आगे खींच कर लाए। केकड़े की आंखें उस पर से बिल्कुल हटकर शशि पर टिक गईं। केवल एक बार वेद ने झांककर आंगन में देखा, फिर एक संभ्रम दृष्टि डालकर हट गया। शेखर कमरे के भीतर चला गया और धीरे धीरे टहलने लगा। थोड़ी देर बाद शशि भी चली आई और लेट गई। काफी देर बाद, तीसरे पहर के लगभग, शेखर ने कुसुम के चीख कर रोने का स्वर सुना और आंगन में निकल आया। थोड़ी देर बाद एक धमकी से चीख दब गई। फिर कोठे की मुंडेर पर कुसुम का चेहरा आ गया, जिसके होठ अब भी सुबकियों से कुंचित हो उठते थे, पर उसकी आंखें निर्निमेष नीचे देख रही थी। गुब्बारा फाड़ डाला गया था।